और वह उन सारी बातों से बेखबर उस फार्म हाउस के कमरे में कैद दरवाजे के सहारे लगकर आंसू बहा रही थी। और अंश ने अपनी गाड़ी राम स्वरूप पैलेस के सामने रोकी तो एक पल के लिए उसकी आंखों में बहुत परेशानी सिमट आई थी। सिर झुकाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसे पता था उर्मिला देवी बेताबी से उसका इंतजार कर रही होंगी। कहाँ थे तुम? कल रात भी सारा खाना ठंडा हो गया। तुमने कहा था तुम्हारे एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, शहर जा रहा हूँ। फिर कोई खबर नहीं थी। उर्मिला देवी उसे देखते ही नाराज होकर बोली थी। अंश ने आगे बढ़कर माँ के गले में अपने बाजुओं को डाल लिया। वह उन्हें क्या बताता कि वह तो दोस्त तक पहुँचा ही नहीं था, बल्कि रास्ते में ही उसे एक दुश्मन मिल गया था जिसे वह उस वक्त फार्म हाउस में कैद करके आ रहा था। बस वापस आ गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कहीं गुम हो जाऊंगा? वह शरारत से पूछ रहा था। उर्मिला देवी मुस्कुरा दी। शादी कर लो अंश, आखिर कब तक मुझे इंतजार करवाते रहोगे? अब तो 32 बरस के हो रहे हो। वह शादी के नाम से हमेशा की तरह उसके मुस्कुराते होठ मिनटों में सिकुड़ जाते थे। वह दूर हटकर टेबल पर रखे जग में से गिलास में पानी निकालने लगा। माँ, आपकी बात भी मान ली जाएगी, मगर इससे पहले बहुत ज़रूरी काम करने हैं मुझे। मैंने आपसे कहा था मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। मैं इंतकाम लिए बिना मैं अपना घर नहीं बसाऊंगा, अपनी खुशियों पर जिंदगी शुरू नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में एक इंतकाम का आग था। उसके शब्द सुलग रहे थे। उर्मिला ने गहरी सांस ली। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि तुम रणवीर से टक्कर मत लेना। वह बहुत खतरनाक आदमी है और उसकी बहुत दूर तक पहुंच है। तुम्हारे पिता राम स्वरूप ने भी तो यही किया था। वह अकेले थे, बेशक दौलत और ताकत उनके पास भी थी, मगर वह इस तरह बुरे इंसान नहीं थे। शायद यही वजह थी कि आज वह अग्नि के हवाले हो चुके हैं। मुझे तुम्हें देखकर बहुत डर लगता है और तुम्हारी आंखों में भी वही बहादुरी है। कहीं रणवीर तुम्हारे साथ भी वही सब ना कर दे। उन्होंने अपना दिल मसलते सीने पर हाथ रखा था। अंश मुड़ा तो उसकी काली आंखें चमक रही थी। वह ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, क्योंकि मैंने इंतकाम लेने के लिए उसी का तरीका अपनाया है। रणवीर ने पापा को झूठे केस में फंसाकर बदनाम किया था और फिर उसने पापा को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था। मैं उन दिनों की एक एक बात नहीं भूल सका था। पापा के साथ ही था। मुझे अच्छी तरह से पता है, जब पापा कार ड्राइव कर रहे थे तो उन्हें रणवीर की कॉल आई थी। वह हंस रहा था, पापा से कह रहा था कि जो कुछ वह चाहता था उसने करवा लिया। विदेश में रणवीर को टक्कर देने वाले सिर्फ पापा ही थे और आखिरकार रणवीर ने पापा को भी रास्ते से हटा दिया। वे बात मैं कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं उस हादसे में कैसे बच गया, मगर ये तो तय है जब तक रणवीर को उसके किए की सज़ा न चखा दूं, जिंदगी की कोई खुशी मेरे लिए मायने नहीं रखती। वह ठंडे अंदाज में कहता हुआ पलटकर सोफे पर बैठ गया। उर्मिला की आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने अपने पति को तो खो दिया था, मगर उस हादसे के बाद उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया था। यह जिंदा दिल आंसू तो नहीं था जो बात बात पर ठहाके लगाता था। ये तो कोई और पत्थर दिल इंसान बन गया था जो मुस्कुराना भी भूल चुका था। गहरी सांस लेते हुए वह पलटकर किचन में चली आई थी। वह जानती थी कि अंश को इस फैसले से बाज रखना उनके बस में नहीं था। अगर उसने बदला लेने की ठान ली तो वह बदला लेकर ही रहने वाला था। रणवीर की भतीजी गुम हुई थी। जरूर अखबार और मीडिया में तो हंगामा मच ही गया होगा। अब तक तो एक तमाशा लग जाना चाहिए था। इंतकाम के आग में जलते हुए अंश ने सामने दीवार पर लगा टीवी ऑन किया। काफ़ी देर तक वह चैनल बदलता रहा। खबरें, मौसम विभाग, हर चीज़ पर नज़र डालते हुए उसे हैरानी हो रही थी। कहीं भी रणवीर की भतीजी के गुम होने की कोई खबर नहीं थी। क्या वह उन सब के लिए इतनी फालतू चीज़ थी? अंश ने जेब से मोबाइल निकालकर कुछ नंबर डायल किए थे। वह अंदरूनी तौर पर जानकारी हासिल करना चाहता था, मगर उसका ख्याल यहाँ भी गलत साबित हुआ था। शहर भर में किसी थाने में उस लड़की के गुम होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। यूँ लगता था जैसे इस दुनिया में वह कुछ मायने ही नहीं रखती, जिसके खो जाने पर कोई परेशान नहीं हुआ। रणवीर और अंश के चेहरे पर हैरानी उभरने लगी। नामालूम क्यों उसके दिल में उस नाजुक सी लड़की के लिए अफसोस जाग रहा था। वह रिश्तों से उतनी ही दूर थी जितनी कि वह कल रात से गायब है और अब दिन का उजाला फैल चुका है। फिर भी किसी को उसके गुम हो जाने की कोई खबर नहीं। उसे पछतावा सा होने लगा। वह नीली आंखों वाली मासूम सी परी उसकी निगाहों के सामने लहराई तो एकदम से बेचैन हो उठा था। जेब से मोबाइल निकालता उसने फार्म हाउस के चौकीदार का नंबर मिलाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा था।
फोन करने वाला फार्म हाउस का चौकीदार ही था। रणवीर ने फोन कान से लगा लिया था। मुझे माफ़ कर दो मगर वे लड़की भाग गई है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वो पूरे फार्म हाउस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। चौकीदार की घबराई आवाज़ पर वो बेकाबू अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? कैसे भाग गई इतनी सिक्योरिटी के बीच में? और तुम क्या कहीं सो रहे थे जो वह नाजुक सी लड़की तुम सबको चकमा देकर वहां से भाग गई है? टेबल पर से चाबी उठाते हुए वह तेजी से बाहर निकला था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। कुछ पल में वह लड़की, जिससे पहले तक उसे हमदर्दी महसूस हो रही थी, अब उसके लिए खतरे की घंटी बनने वाली थी। अगर वह लड़की वहां से फरार होकर रणवीर तक पहुंच जाती तो उसे बता देती कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अंश था। उसकी पुरानी दुश्मनी अब एक नई तरह से घातक साबित होने वाली थी। वह हमेशा सतर्क रहकर शतरंज खेलने का आदी था। कोई भी सबूत दिए बिना अब वह उसकी इकलौती चश्मदीद गवाह बनने वाली थी। वह आज़ाद घूम रही थी। तेजी से गाड़ी निकालते हुए वह चौकीदार पर गुर्रा रहा था, लेकिन जो कुछ चौकीदार ने उसे बताया था, अंश उसे सुनकर बिल्कुल सुन रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये सब कुछ करने वाली वही नाजुक सी लड़की थी जो कल रात फूट फूट कर रो रही थी। सर, वह लड़की कमरे से बाहर निकलकर मेरे पास आई। जब मैं फार्म हाउस के आंगन में गार्डनिंग कर रहा था, लड़की ने मुझसे कहा कि उसे पानी पीना है। अंदर कमरे के फ्रीज में पानी नहीं है। मैं हैरान होकर उठा और तभी उसने मेरी आंखों में कोई चीज़ स्प्रे कर दी। शायद कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम था, जिससे मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैं एक पल के लिए घबरा गया। उसी पल का फ़ायदा उठाकर वह खुले दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गई। मैंने आपसे कहा था ना, तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से कोई नौकर फार्म हाउस में मौजूद नहीं था। मैंने सबको फ़ोन करके बुला लिया था, मगर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। आंखों में थोड़ी जलन कम हुई। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। इतना ज़्यादा उजाला भी नहीं था। मैंने काफ़ी दूर तक उसे ढूंढा, मगर पता नहीं वह इतनी देर में कहाँ गायब हो गई थी। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए अंश ने खुद को उस वक्त कोसा था जब उसने फार्म हाउस में उस लड़की को आज़ाद छोड़ने की बात की थी। अपने हमदर्दी की वजह से मजबूर होकर उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। लीवा ने उसे फार्म हाउस से बाहर निकलते सुख की सांस ली थी। अंधाधुंध पेड़ों के बीच में दौड़ते उसने कोशिश की थी वे सड़क पर न जाए। वैसे भी फार्म हाउस के सामने सड़क का कुछ ही हिस्सा पक्का था, उसके बाद तो कच्चे मिट्टी का रास्ता था। न जाने वह कितनी देर तक भागती रही। उसे अपने घर जाना था। अगर वह ज़्यादा करीब भी ना हो, मगर उसके अपने लोग तो मौजूद थे। कोई उसे अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए नहीं बैठा था। वह उसके अपने रिश्तेदारों का घर था। लीवा जानती थी कि उसे वही जगह मिलेगी। भागते भागते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने एक चालाकी की थी। फार्म हाउस से निकलने से पहले अपने कपड़े बदल लिए थे, इसलिए अब कोई उसे देखकर शक नहीं कर सकता था। रास्ते में उसने हिम्मत करके गाड़ी वाले से लिफ्ट ली थी। गाड़ी वाले के सवालों के जवाब में भी उसने अपने होठों पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। न जाने वो क्या समझता था, शायद यही कि फार्म हाउस में रात कोई लाई जाने वाली लड़कियों में से एक बची होगी जो इस वक्त अपने घर वापस जाना चाहती हो। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी वाले ने लीवा को शहर में उतार दिया था जिस वक्त वह अपने चाची की उस बड़े से बंगले के सामने पहुंची। पेड़ों के बीच में लीवा वैसे ही छुपी रही जैसे कि वो कोई साया हो। कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं। और लीवा के दिल को कुछ हुआ था। क्या किसी को इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं कल रात से उस घर से गायब थी? अब लीवा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। शाम एक बार फिर रात में बदलने की तैयारी कर रही थी। उसे घर से निकले काफी घंटे बीत चुके थे। अब तक तो किसी को भी कोई फर्क तो पड़ना चाहिए था। दिल कड़ा करके वह आगे बढ़ी। बड़े बंगले के बाहर गेट पर उसे अपने चाचा नजर आए। वे अपने रूम गार्ड से बात कर रहे थे। लीवा का दिल कांप कर रह गया था। चाचा का गुस्सा एक तरफ, मगर फिलहाल वे अपने चाचा का सामना नहीं कर सकती थी। उसे पता था ये परिवार इज्जत के मामले में कितना सख्त दिल था। वह खड़े खड़े उसे गोली मार देते। ये तो शहर गए हुए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि रात चाची ने उसे एक झूठे मूठे इल्जाम के तहत घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे चाची जी से बात करनी चाहिए। मैं उन्हें बताऊंगी कि आखिर आपने ही तो मुझे घर से बाहर निकाला था। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब उन्हें बताऊंगी। वह धीरे से मुड़कर बंगले के पीछे हिस्से में चली आई थी। अंदर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी था। छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए उसे किसी ने नहीं देखा।
बंगले में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। चाचा के कमरे में उसे उसी रास्ते से जाना था। रास्ते में कदम रखते ही कुछ दूर ही चल पाई थी जब अचानक वे चौंक कर पलटी। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसका सब ठीक था। उसके पीछे सोहन खड़ा था। चेहरे पर मक्कारी भरी हंसी सजी हुई थी, आंखों में हमेशा वाली चमक लिए उसने आगे बढ़कर अपना हाथ लीवा के होठों पर दबा दिया। देखो तो जरा कौन वापस आया है। पूरी रात घर से बाहर रंगरलिया मनाने के बाद आखिरकार तुम्हें घर का ख्याल आ ही गया। लीवा को उसकी पकड़ अपने जिस्म में सिहरन पैदा करती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, मगर सोहन की पकड़ उसके ऊपर मजबूत होती चली गई। पापा तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उन्हें साफ साफ कह दिया है कि अब अगर तुम घर आई तो तुम्हें सीधा गोली मार देंगे। वैसे तुम गई किसके साथ थी? हाँ, जो लेकर गया था वह छोड़ गया क्या? मेरे साथ तो नरमी दिखाते हुए तुम्हारी बड़ी जान जाती थी। बाहर अपना सब कुछ खुशी खुशी लुटा कर आई हो ना? वह उसके ऊपर झुकता हुआ वहसी अंदाज में कह रहा था। लीवा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। एक बार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी। पिछले रास्ते से आना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। चाची के अलावा आखिर वह उस आदमी को कैसे भूल सकती थी जिसने हमेशा लीवा पर गंदी नज़र रखी थी। पिछले 4 सालों में कोई मौका ऐसा नहीं गया था जब सोहन ने गलीज नज़रों को उस पर डालना नहीं भूला था। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता था। कब किस वक्त फ़ायदा उठा ले। कभी उसके हिप पर हाथ मारता, कभी उसके छाती पर, और कभी कोई जोर ज़बरदस्ती कर देता। नामालूम कैसे लीवा उसे भूल गई थी। एक झटके से उसने सोहन का हाथ अपने होठों से हटाया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चाचा को सब कुछ बता दूंगी। मुझे जाने दो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर सोहन ने एक बार फिर उसे अपनी पकड़ में लेते हुए अपना हाथ सख्ती से उसके होठों पर जमा दिया। चिल्लाने की कोशिश मत करो। इन लोगों के लिए तुम वैसे भी गायब हो चुकी हो। थोड़ा सा फ़ायदा मुझे भी उठाने दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। तुम जैसी लड़कियों के तो न जाने कितने बॉयफ्रेंड होते हैं जो आधी रात को घर से गायब हो जाती हैं। मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड ही समझ लो। वह उसके ऊपर झुका था और लीवा के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, मगर वह किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकी। उसके होठों पर दम घुट कर रह गई थी। वो बुरी तरह से फड़फड़ाई और उसी पल जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, कोई उसकी मदद को आगे आया था। एक जोरदार आवाज़ आई और किसी ने सोहन के सिर पर वार किया था। एक जोरदार झटके के साथ सिर पर हाथ रखते हुए पलटा। लीवा ने धुंधलाई आंखों से उसे देखा। सोहन का हाथ खून से लाल हो रहा था। उसके पीछे कोई खड़ा था। 6 फुट से लंबा कद, वही कद काठी, वही बोल, वही आंखें। उसके हाथ में लोहे की कोई चीज थी जिसे उसने सोहन के सर पर वार किया था। सोहन चकराता हुआ जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखों में ऐसे शोले भड़क रहे थे। एक पल के लिए लीवा को अपनी आंखों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यहाँ कैसे आया था? लीवा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आखिर वे आज़ाद क्यों नहीं हुई थी? एक कैद से दूसरी कैद, एक नर्क से दूसरा नर्क। आखिर ये सब उसकी किस्मत क्यों था? वह चकराते सिर को थामते हुए दीवार का सहारा लेने की कोशिश करने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है? इस गंभीर आवाज़ पर लीवा ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली थी। मौत अब उसके सामने थी। ये चाचा की आवाज़ थी। अंश के हाथ में लोहे की रोड थी और दुश्मन बिल्कुल सामने था। सिर उठाकर देखा तो उसका दुश्मन उसके सामने था। नफरत की एक लहर उसके अंदर जागी थी। वह यहाँ लीवा का पीछा करते हुए आया था। वह जानता था वह उसी के घर में जाएगी और वहीं रहेगी। उसकी तलाश के लिए ये उसके अपनों का घर था जिन्हें वह बेवकूफ़ अपना समझती थी। वह उसके पीछे घर में दाखिल हुआ था ताकि उसे चुप वापस ले जा सके। इस बार सही मायनों में वह उसे किडनैप करना चाहता था, मगर अंदर सोहन के हाथों का उसका इस तरह बुरा हाल होते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया था। अब उस वक्त सोहन अधमरी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसका खून फर्श पर बह रहा था और उसे मारने वाला अंश था। रणवीर ने एक तरसती और हैरान भरी निगाह उस मंजर पर डाली। तुम तो राम स्वरूप के बेटे हो ना? अखबार में बड़ा चर्चित रहता है तुम्हारा नाम। अपने बाप की मौत का बदला लेने के चक्कर में तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वह परेशानी से बोलते हुए आगे बढ़ा था। उसकी निगाहें ज़मीन पर पड़े अपने गोद लिए इकलौते बेटे पर पड़ी। रणवीर के चेहरे के आसार बिल्कुल बदल गए। ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बदतमीज आदमी, जिस तरह तुम्हारे पिता की ली थी।
मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे पर हमला किया तुमने। वह गरजते हुए आगे बढ़े थे। सोहन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, ना ही उसके चेहरे पर कोई डर दिखाई दे रहा था। वैसे ही फर्श पर लेटा पड़ा था और अंश वहीं खड़ा था। फिलहाल लीवा की दुनिया अब बदलती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं उसी का बेटा हूँ, उसी राम स्वरूप का बेटा हूँ जिसके खून से तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं, और मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसी हाल में पहुँचाना चाहता हूँ जिसमें तुमने मेरे पिता को पहुँचाया, यानी तुम्हें भी उसी चिता की अग्नि में झोंक देना चाहता हूँ। आज किस्मत खुद मुझे यहाँ तक ले आई है। अपने हाथ में पड़ी लोहे की रोड जमीन पर फेंकते हुए वह 2 कदम चलकर रणवीर के सामने आकर खड़ा हो गया। रणवीर के चेहरे पर साफ घबराहट नजर आ रही थी। उस आदमी से वो कब से बदला लेना चाहता था। अंश उससे उम्र में आधा था, लेकिन कारोबार में उसने रणवीर को नाच नचा रखा था। रणवीर को अपनी आंखों में अपनी हार दिखाई दे रही थी। इतनी दिलेरी के साथ उसके घर में खड़ा होकर उसे ही धमका रहा था। ये मेरा घर है और इस वक्त तुम मेरे घर के अंदर खड़े हो। उसके आवाज़ पर सारे नौकर दौड़ते हुए आ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, और तू कब मरेगा? तुझे तो खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना इंतजार कौन करे? रणवीर ने गुस्से भरी मुस्कुराहट के साथ अचानक अपने कोट की जेब में हाथ डाला था। लीवा की भी आश्चर्य से आंखें फैली जा रही थी। उसका चाचा गन हमेशा अपने पास रखता था और इस वक्त उसने वही गन बाहर निकाल ली थी। बेकाबू वो जमीन से उठी। नहीं चाचा, वह नहीं जानती थी कि वह सोहन और अपने चाचा के बीच क्यों आ गई। क्यों उसने उस आदमी को बचा लिया? उसने उसे कैद किया था। वह तो भागकर यहाँ आई थी, तो फिर उसकी जान बचाने के लिए उसने कोशिश क्यों नहीं की? रणवीर की पिस्तौल से गोली निकली थी। उसका निशाना अंश था, मगर बीच में आने वाली लीवा ने वह गोली का जख्म खुद पर झेल लिया था। गोली उसके बाजुओं में लगी थी। एक चीख उसके होठों से निकली। सफ़ेद शर्ट खून से रंग गई थी। उसकी आंखें बंद होती गई। लड़खड़ाकर गिरते हुए उसने देखा था कि उसका चाचा अंश की तरफ लपका था, लेकिन वह किस तरह उसके पास आया था उसे याद नहीं रहा। रणवीर ने वापस अपने कोट की जेब में गन डाल ली। जमीन पर पड़े अपने बेटे की तरफ देखा। वह ऐसा मौका था जब किसी को किसी का होश नहीं था। शायद कयामत ही खड़ी थी। उसे बाजुओं में उठाते हुए अंश घर की पिछली तरफ से भागा था और रणवीर नौकरों की फौज को बुलाते हुए सोहन का चेहरा थपथपा रहा था। वह अपने बेटे को बचाना चाहता था और अंश लीवा को, जिसकी उसके लिए कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए थी, मगर उसके बावजूद वह उसकी जान के लिए फिक्र में पड़ा था। उसका खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कैसा इंतकाम, कहाँ का इंतकाम, वो सब कुछ भूल चुका था। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लीवा को लिटाते हुए उसने पूरी ताकत से गाड़ी अस्पताल की तरफ बढ़ा दी थी। क्यों आई थी तुम मेरे रास्ते में? तुमने मुझे बचाया। तुम्हारे चाचा कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकते थे। वह सिर्फ मुझे धमकाना चाहते थे। वे जानते थे मेरी मौत हो जाने पर उन्हें किन किन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए वे होठों में बड़बड़ा रहा था। लीवा को गोली लगना सीधा पुलिस केस था। सोहन को भी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। लीवा को अंश हॉस्पिटल ले आया था। अगर अंश उसके पास ना होता तो कभी इतनी आसानी से उसको ट्रीटमेंट ना मिलती। कुछ घंटों में ही उसके बाजुओं से गोली निकाल ली गई थी। उसे खतरे से बाहर कर दिया गया था। आईसीयू के बाहर टहलते हुए अंश ने महसूस किया कि उसके जिस्म में सुकून फैल रहा था। क्या हो गया मुझे? आखिर क्यों मैं उस लड़की के लिए इतना सोच रहा हूँ? कौन है वो? मैं उसे किडनैप करके लाया था। मैं उसके जरिए रणवीर से बदला लेना चाहता था, अपने पिता की मौत का बदला। और मैं क्या कर रहा हूँ? उल्टा उसे बचाता फिर रहा हूँ। वह बेबसी के आखिरी स्टेज पर था। वह अस्पताल में ही मौजूद था जब उसे अपने एक करीबी आदमी का फ़ोन आया था। रणवीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। वह अब अपने भाई की लड़की के किडनैपिंग और उसका कत्ल करने के इल्ज़ाम लगाने वाला है। आपकी साख को शायद नुकसान पहुँचेगा। ये आदमी इज्जत के लायक नहीं है। उसके साथ वही होना चाहिए जो हम सब आपसे लंबे समय से कह रहे हैं। आपने अपने आदमी की बात सुनकर अंश ने अपने होंठ भींच लिए थे। फैसला करने का वक्त आ चुका था। उसने लीवा को सुरक्षित बाहर अपने घर पहुंचाने का हुक्म देते हुए अपनी बाकी बातें पूरी की थी। रणवीर और उसके रिश्तेदारों को वह सबक सिखाओ जो इतने सालों से सिर्फ खून चाहता था, मगर हमेशा मेरी परवरिश बीच में आ जाती थी। अब देखना दुश्मन का इंतकाम कैसा होता है। रणवीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उसके खिलाफ सारे केस खुलवाए गए थे। वह फ्रॉड था। राम स्वरूप के कत्ल का मुकदमा भी दोबारा से खुलवाया गया था।
अंश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था और रणवीर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर वह एक बात भूल गया था, अंश नए जमाने का नया खून था और नई प्रगति का खिलाड़ी भी था और उसके पास दिमाग भी था, अक्ल थी। रणवीर को कानूनी जांच पड़ताल में फंसाकर अंश ने हर उस डील में दखल दे दिया था जो रणवीर की कंपनियां कर रही थी और सिर्फ 2 दिन में ही वह रणवीर को पाई पाई का मोहताज बना चुका था। वह विदेश में जाना माना बिजनेसमैन था, उसके लिए ये सब करना नामुमकिन नहीं था। जिस वक्त पुलिस हथकड़ियाँ लगाकर रणवीर और उसके बेटे सोहन को गिरफ्तार करके ले गई थी, बंगले में कोहराम मच गया था। दाईं तरफ ऊंची ऊंची आवाज़ में लीवा को उसकी चाची और उसकी बहन बहुत बुरी तरह से शराब दे रही थी, जिसके आशिक ने ये सब कुछ किया था। दूर अपनी गाड़ी में सुकून से बैठे अंश ने ये मंजर देखा। ये सब कुछ मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, पता नहीं मैंने इतना इंतज़ार क्यों किया। अपनी गाड़ी का मुंह अपने घर की तरफ मोड़ते हुए उसने एक फैसला कर लिया था कि अब वो ये देश ही छोड़ देगा। उसने तय कर लिया था कि रणवीर के अंदर ग्राउंड संबंध बहुत मजबूत है। वह अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर जेल से बाहर आ जाएगा, अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने की कोशिश करेगा और वह अपने घर वालों को और ज़्यादा उसके जुल्म का निशाना बनते नहीं देख सकता था। मैं अपने घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ। माँ तो पहले भी इस शहर में रहती थी, मैंने कभी अपनी फिक्र नहीं की जितनी मुझे अब हो रही है। अब वो अपने पिता से सवाल कर रहा था, जवाब उसे मिल गया था। उसे लीवा की फिक्र थी, जैसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुका था। उसकी आंखें खुली तो वह खूबसूरत कमरे में आराम कर रही थी। सफ़ेद बेडशीट, महंगा फर्नीचर। गहरी सांस लेते हुए वह उठकर बैठी। बाएं बाजू के ऊपर उसे गोली लगी हुई थी, शायद उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ था। एक झटके के साथ यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो गईं। मैं कहाँ हूँ, किसके घर में हूँ? क्या चाची ने मुझे माफ़ कर दिया? बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर कदम रखते हुए उठ खड़ी हुई थी जब कमरे में उर्मिला देवी दाखिल हुई। भगवान की कृपा है, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। पूरे 1 हफ्ते के बाद होश में आ रही हो। चोट तो ज़्यादा नहीं थी, दिमागी सदमे का असर था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी और होश में नहीं आ रही थी। वह प्यार से कहती हुई उसके पास आकर बैठ गई थी। पहचाना? अरे मुझे ठीक से देखो, अंश की माँ हूँ, तुम इस वक्त हमारे घर पर हो, वह प्यार से बोली थी। लीवा ने अपना मुंह मोड़ लिया और तभी दरवाज़ा खुला और वह कमरे में दाखिल होते हुए दिखा था। देखो अंश भी आ गया। लंबी उम्र है तुम्हारी बेटे, मैं वैसे तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। उर्मिला देवी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। वह चुपचाप खड़ा रहा। अब कैसी है तबीयत? वह धीरे से लीवा के सामने आया और उसने पूछा। लीवा ने मुंह मोड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर आज एक नया सा असर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह उसका क्या लगता था? कुछ भी तो नहीं, जिसके लिए उसने अपने बाजुओं पर गोली खा ली थी। मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ या किसी भी जगह पर छोड़ दो। मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। मैं आप लोगों पर और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे चाचा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ बैठ गई थी। उर्मिला देवी ने एक नज़र अंश की तरफ देखा था और चुपचाप बाहर निकल गई थी। कुछ फैसले उन दोनों को खुद ही करने थे, ये बात उर्मिला देवी जानती थी। वह धीरे से उसके सामने बैठ गई, उसके गोद में धरे सिर को अपने सफ़ेद हाथों से सहलाने लगी। अंश ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमने ये क्यों सोच लिया कि अब तुम्हारा कोई घर नहीं है? जिस वक्त तुमने मेरे हिस्से की गोली अपने ऊपर खाई थी, क्या उसी वक्त तय नहीं हो गया था कि मैं और तुम एक दूसरे के क्या लगते हैं? सोहन और उसका बाप अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और कई साल उन्हें जेल में बिताने पड़ेंगे। इससे पहले वह जेल से बाहर नहीं आ सकता और मुझे पता है अब वो इस देश में नहीं रहेगा। मैं अपना कारोबार अब अपने देश में शिफ्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा किसी को खोना नहीं चाहता, वह धीरे से बोला था। लीवा ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसे देखा। क्यों इतना अपनापन लगता है और आपकी मौजूदगी में खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। कौन से अपने हैं जिन्हें आप खोना नहीं चाहते? वह बेकाबू होकर बोली थी। अंश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। पहले माँ और मेरी होने वाली पत्नी जो मेरे सामने बैठी है, क्या मुझसे शादी करोगी? मना मत करना प्लीज़। अब तो हम दोनों का एक खास गहरा रिश्ता भी बन गया है, उसने उसके बाजुओं के चोट की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा था। लीवा ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई। बेशक उसका दिल दुखी था, वह अपने दिए हुए जख्मों के अंदर चूर चूर हो चुकी थी, मगर उसे अंश अच्छा लगता था।
जो उसे बचाने वहां तक चला गया था जहां उसकी जान को खतरा भी था, और फिर उसे बचाकर ले भी आया था। जरूर, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन दोबारा कभी मुझे किडनैप करने की कोशिश मत करना, वह जैसे उसे याद दिलाते हुए बोली थी। अंश ने सिर हिलाकर हंस दिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने पास कैद कर लूंगा, फिर जरूरत नहीं रहेगी। उसकी बात पर वह बेकाबू मुस्कुरा उठी, और जैसे दूर तक फूल ही फूल खिल गए थे। लीवा ने मुस्कुराकर पूछा, आखिर मेरे चाचा से आपके पिता की क्या दुश्मनी थी और क्या कारण था? तब उर्मिला देवी ने जो बात बताया, सबके होश उड़ा गए थे। उर्मिला देवी ने बताया कि सोहन की मां कमला देवी एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उन्होंने बंसी नाम के आदमी से लव मैरिज की थी। बंसी रणवीर के कंपनी में ही काम करता था। रणवीर की नज़र कमला देवी पर पड़ गई थी। रणवीर किसी भी हद तक कमला देवी को पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था उसके बीच में कांटा बंसी है। बंसी से कमला देवी बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन रणवीर ने अपनी ब्रेक फेल गाड़ी बंसी के हाथ में पकड़ा दी थी। उस गाड़ी ने बंसी की जान ले ली, लेकिन ये बात कोई साबित नहीं कर पाया। इसे एक हादसे के नाम देकर छोड़ दिया गया था। रणवीर ने कमला देवी को पाने के लिए एड़ी से चोटी तक की जोड़ लगा ली थी, लेकिन वह उन्हें हासिल नहीं कर पाया। एक रात जब कमला देवी और सोहन घर पर अकेले थे, रणवीर चुपके से उनके घर पहुंच गया था। उसने कमला देवी को बेहोश किया और उनके जिस्म से वह सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। जब कमला देवी होश में आई तो रणवीर ने झूठा डरामा कर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया, और कमला देवी भी उसे अपना सब कुछ समझने लगी थी। लेकिन एक रात कमला देवी ने अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खोली और सारी सच्चाई जान गई, और उन्होंने राम स्वरूप को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। राम स्वरूप को भाई जैसा मानती थी। जब राम स्वरूप वहां पहुंच रहे थे, रास्ते में ही रणवीर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जबकि उनका बेटा उसी गाड़ी में था। उस वक्त अंश की उम्र 8 साल थी और सोहन की उम्र 3 साल। सोहन रणवीर को बहुत चाहने लगा था। रणवीर भी उसे अपने बेटे जैसा प्यार करता था। रणवीर राम स्वरूप पर हमला करवाकर कमला देवी के घर पहुंचा था, लेकिन तब तक कमला देवी ने अपनी जान खुद ले चुकी थी। रणवीर ने सोहन को गले से लगा लिया और उसे अपने घर ले आया। उसे अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार देने लगा। लेकिन सोहन की मां कमला देवी की मौत की वजह भी रणवीर ही था। जब सोहन जेल से बाहर निकला तो सारी सच्चाई जानकर उसने रणवीर का घर छोड़ दिया। उसने अंश और लीवा से भी माफ़ी मांगी थी, और अंश ने अपने चचेरी बहन से सोहन की शादी करवा दी थी। उसके बाद अंश ने लीवा से शादी कर ली थी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।